स्वागत है एक बार फिर से आपका। और हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि बजट में क्या उम्मीदें हो सकती हैं। अभी हम लोगों ने टैक्स पे बड़ी विस्तृत चर्चा की कि क्या होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए। शर्मा जी, ये बताइए कि एसएमई सेक्टर को क्या चाहिए। जैसे एक तो टैक्स वाली बात आपने कही, लेकिन जो भी एक शोमो जी ने कही है, मुझे ध्यान है कि एक शो में मैं यहाँ मुकेश मोहन गुप्ता जी आए थे जो एसएमई के बड़े लीडर हैं। उनकी भी यही शिकायत थी कि पैसा समय पे मिलना चाहिए, रिसीट समय पे आ जाए तो हमको इतनी ज़्यादा दरकार नहीं कि हमको कोई बहुत अलग से मॉनेटरी गेन चाहिए। शर्मा जी। जी जी, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि एमएसएमई सेक्टर की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो जो सरकार की ईसीएलजीएस स्कीम थी उससे लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है। एमएसएमई के लिए वो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर बनी है और एमएसएमई सेक्टर शायद बहुत ही ज्यादा मैं बताता हूं कि रुल जाता नहीं तो अगर ये स्कीम सरकार ना लेके आती तो एमएसएमई के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होना था कोरोना का। इस स्कीम ने उसको एक मेजर बूस्टर डोज दी है। और अगर आप देखेंगे कि आज के ही सर्वे में बताया गया है कि जो ग्रोथ है, जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 30% से ऊपर है। तो उसी का जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर बना है वो एमएसएमई सेक्टर है। लेकिन इसके लिए हमारी जो सजेशंस है, जो हमने सरकार को बताया कि इसको और एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो कोरोना का इम्पैक्ट है, जो खास करके कुछ ऐसे एसएमईज हैं जो अभी भी उस इम्पैक्ट से उभरे नहीं है। जैसे कि पूरे विश्व की अगर हम इकोनॉमीज देखें तो उसमें से 28 इकोनॉमीज ऐसी हैं जो भी प्री कोविड लेवल से ऊपर के नहीं आई है। उनके ग्रोथ रेट अभी भी प्री कोविड लेवल से नीचे है। तो ऐसे ही बहुत सारी एमएसएमईज अभी भी वैसी हैं जो इंडिया में जो अपने प्री कोविड लेवल से उभर के आगे नहीं आई है। उनको अभी भी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, उनको अभी भी सपोर्ट चाहिए। तो ईसीएलजीएस स्कीम का हमने सजेस्ट किया है कि इसको और एक साल के लिए 31 मार्च 2024 तक बढ़ा देना चाहिए, सो दैट के जो बेनिफिशियरीज हैं जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो अच्छे से उसका भरपूर फायदा उठा सके और इकोनॉमी को और सुदृढ़ कर सके। जैसे सरकार ने डेफिनेशन रिवाइज किया तो न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 250 करोड़ तक का एमएसएमई में टर्नओवर रहता है। तो खासकर जो मीडियोकर, जो मिडिल लेवल की कंपनीज हैं उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना जो माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट है। तो उनके लिए एक स्पेशल जो स्कीम है इसको और एक्सटेंड कर देना चाहिए। तो हमारा ये विचार है कि एमएसएमई, क्योंकि अगर आप देखें तो 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज है और वो लगभग 11 करोड़ का वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। अगर हम एमएसएमईज को एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर मानते हैं, अगर एक एमएसएमई, एक यूनिट, एक भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है तो देश में 6 करोड़ से ज्यादा रोजगार पैदा हो सकते हैं। तो इसके लिए एक मेजर सपोर्ट की जरूरत है कि हम एमएसएमई सेक्टर को और ज्यादा सुदृढ़ बनाएं, सो दैट दे आर बिकमिंग द मेजर ग्रोथ ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग एंड टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड टू कंट्रीब्यूट मोर इन जीडीपी इन द कमिंग टाइम। राधिका मैम, एक्सटर्नल फैक्टर्स की भी बड़ी चिंता की गई। सर्वे में कहा गया कि कैड एक बड़ा कंसर्न है और आगे जाते हुए चाइना चूंकि ओपन अप हो रहा है तो उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस में रिजिक होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं वो अंडर कटिंग भी करेगा। तो ये एक बड़ा कंसर्न बनने की संभावना आपको लगती है क्या? जी, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिस पे वॉच रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ हम लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं जिसके कारण हमारे जो एक्सपोर्ट्स है, अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ 22-23 देखें तो उसमें हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी रोबस्ट थे, लेकिन सेकेंड हाफ में जैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि एक्सपोर्ट्स की ट्रैजेक्टरी जो है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गई है। तो एक तरफ हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे और दूसरी तरफ इम्पोर्ट्स कई कारणों से बढ़ सकते हैं। एक रीज़न तो क्योंकि जब चाइना जैसे रीओपन होगा तो चाइना इज़ वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर्स, तो उससे कमोडिटी प्राइसेस, अगर उन चाइना की तरफ से डिमांड बढ़ती है तो कमोडिटी प्राइसेस में फिर से उछाल आने की संभावना है। जो अभी एक पीक के बाद मॉडरेट हो रहे थे वो फिर से बढ़ सकते हैं और अभी भी हमको दिख रहा है कि इनिशियल साइंस हैं कमोडिटी प्राइसेस में एलिवेशन हमें दिख रहा है। तो उसके कारण इंपोर्ट्स हमारे बढ़ सकते हैं और दूसरा क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड रिवाइव हो रही है उसके कारण भी इंपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट जो चीज़ है उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारा कैड जो है अनसस्टेनेबल हो जाता है, अगर 3% से 3% ऑफ जीडीपी से भी ऊपर चला जाता है तो उससे काफ़ी एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म आ जाता है कि एक्सटर्नल सेक्टर हमारा वल्नरेबल हो रहा है। उससे फिर हमारा जो रुपी है, एक्सचेंज रेट है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, रुपी डेप्रिशिएट होगा
उसके फिर स्पिल ओवर इफेक्ट्स होंगे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और आउटफ्लोज होगा। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कैड एक तरफ हमारा फिस्कल डेफिसिट काफ़ी हद तक अभी रीजनेबल है और आने वाले बजट में उसको और कम करने की ज़रूरत है और एग्रेसिवली कम करने की ज़रूरत है। लेकिन कैड जो है एक्सटर्नल सेक्टर हेडविंड्स के कारण एक ऐसा वेरिएबल है जिसको मॉनिटर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में करंट अकाउंट डेफिसिट 4% ऑफ जीडीपी से भी ऊपर था। तो एक बहुत बड़ा उछाल आया था जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में, और आने वाले समय में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को मॉनिटर करने की ज़रूरत है ताकि जो रुपी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं पड़े, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फिर एक कैस्केडिंग इफेक्ट और जो बाकी वेरिएबल्स हैं हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के उस पे पड़ता है और एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म वल्नरेबिलिटी पे पड़ता है। तो कैड डेफिनेटली एक वेरिएबल है जिसे मतलब मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय रिसेशन की जो स्थिति है, एक तरफ यूएस इकोनॉमी काफ़ी हद तक अभी भी मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। कुछ वेरिएबल से लगता है कि यूएस इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है, लेबर मार्केट अभी भी काफ़ी रोबस्ट है, जीडीपी का आंकड़ा ठीक ठाक दिखा यूएस जीडीपी का। लेकिन कुछ जैसे ईयू और यूके इकोनॉमीज आर ऑलरेडी ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन, तो इसका इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स पे ऑलरेडी दिख रहा है। तो जब तक एक सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की हम बात नहीं करें और एक रेजिक नहीं करें तो